नंबर सेकंड, हिस्ट्री, क्लास 8th, एनसीईआरटी फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है। द कंपनी स्टेबलाइजेस पावर, चैप्टर सेकंड है आपका। तो देखो, जो आपके मुग़ल रूलर्स थे उनमें जो आपका लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर था उसका नाम क्या था? औरंगजेब। ठीक है। उसने अपना कंट्रोल हमारे इंडियन टेरिटरी के काफ़ी बड़े पार्ट पर कर रखा था। ठीक है। तो उसके बाद जब वो रूलर बना था तो वो रूलर अपनी डेथ तक रहा था। उसकी डेथ कब हुई थी? उसकी डेथ हुई थी 1707 में, है ना। बहुत उसके दरबार में बहुत सारे मुगल गवर्नर थे जिनको हम क्या बोलते हैं? सूबेदार्स बोलते हैं, जो मुगल गवर्नर्स होते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े जमींदार थे। तो उसकी डेथ के बाद जो मुगल गवर्नर और जमींदार थे उन लोगों ने अपने अलग अलग किंगडम, अपनी अलग अलग अथॉरिटीज़ को स्टेबलाइज करा, यानी कि रीजनल किंगडम सब उभरने लगे थे। तो रीजनल किंगडम्स इमर्ज होने लगे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में। दिल्ली जो था अब इतना ज़्यादा अफेक्टिव सेंटर नहीं रहा जितना कि औरंगजेब या उसके पहले के रूलर्स के टाइम पर था, औरंगजेब के मरने के बाद में। सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है आपका? 1718 1750 उसके बाद का समय। ठीक है। तो सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी में क्या होता है आपका? कुछ पॉलिटिकल हॉरिजन्स यानी बहुत सारी कुछ पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज होकर के आती हैं। आपको पता है कि जो ब्रिटिश जो है शुरुआत में एक ओरिजिनल स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी। उस समय उसका ये माना जाता है कि टेरिटरी को एक्यूपाई करने का कोई मकसद नहीं था, वो केवल व्यापार के मकसद से यहाँ पर आई थी। लेकिन कैसे उसने इस अपने ट्रेडिंग पर्पस को, वास्ट एम्पायर को बिल्डअप करने में, एक मास्टर बनने में कन्वर्ट कर लिया, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कंपनी जो केवल एक ट्रेड करने के लिए आई थी वो कैसे हमारे देश का मालिक बन गई। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर के बगल में कुछ लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पर। बहादुर शाह जफर और उसके बेटे हैं, इनको अरेस्ट किया गया है कैप्टन हडसन के द्वारा। ठीक है। औरंगजेब के बाद में कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर नहीं था, ना ही कोई मुगल एम्परर कंटिन्यू सिम्बॉलिकली, यानी कि जो आपके मुगल एम्परर थे वो केवल सिम्बल्स के लिए नाम मात्र के राजा बन के रह गए थे, वो किसी पावरफुल एम्पायर के पार्ट नहीं थे। बहुत ज़्यादा रेबेलियन क्रिएट हुए थे 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में, जिसको लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर। ठीक है। तो जब वो रिबेलियंस को आपकी कंपनी ने क्या कर दिया? फॉल डाउन कर दिया, उनको दबा दिया। तो जो बहादुर शाह जफर थे उनको अपना राज दरबार छोड़ना पड़ा और उनके जो बेटे थे उनको शूट कर दिया गया। ठीक है। ये इस चीज़ की पिक्चर इसके अंदर शो की गई है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों है? क्योंकि ये ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के लिए आई है। यानी ये कहाँ से आई है? ब्रिटेन से आई है। ब्रिटेन को वेस्ट माना जाता है, उसके कंपैरिजन में हम लोग ईस्ट में हैं। ईस्ट में ट्रेड करने के लिए आई थी और इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई थी, इसलिए इसका नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक चार्टर जो है एक्वायर करती है, किससे? अपने ही देश की महारानी एलिजाबेथ से। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी जिस समय ये कंपनी बन रही थी। तो 1600 में ये कंपनी बनी। उस समय वहाँ की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी जो कि इंग्लैंड को रूल कर रही थी। उन्होंने इस कंपनी को परमिशन दी क्या करने के लिए? ट्रेड करने के लिए। कहाँ पर? ईस्ट की साइड में। लेकिन ये जो ट्रेड का राइट था वो उसको मोनोपोली के साथ मिला था, यानी कि अब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी हमारे यहाँ या फिर ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकती थी। ऐसा राइट आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसके पास में ट्रेड को लेकर के मोनोपोली थी। ठीक है ना। कोई भी अदर ट्रेडिंग ग्रुप आपका इंग्लैंड का यहाँ पर आकर के ट्रेड नहीं कर सकता था। ऐसा चार्टर इशू किया गया था। ठीक है। ओशियन के अक्रॉस में नई लैंड इमर्ज होकर आई थी जहाँ पर क्या करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ते दामों में सामान खरीदते थे वहाँ से और हायर प्राइसिस के अंदर अपना सामान वहाँ जा करके बेचते थे, है ना। तो हायर प्राइसिस में क्या करते थे? वो अपना सामान बेचते थे, सस्ते दामों में वहाँ का सामान खरीद के लेकर के आते थे। तो जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी क्योंकि अब उनके साथ कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन एक्सक्लूडेड था। ठीक है। क्योंकि और कोई ट्रेडिंग कंपनी को तो परमिशन ही नहीं दी थी यहाँ पे आकर ट्रेड करने की, इस वजह से। तो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज जो होती इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया उन्होंने शुरुआत में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है। वही उन्होंने काम शुरू करा कि चीप यानी कि सस्ते में ख़रीदना है और डियर में बेचना है, यानी कि महंगे दामों में उसको बेचना है। रॉयल चार्टर जब इशू किया गया था तो जो आपकी यूरोपियंस पावर्स थी आपकी, यूरोपियन पावर में केवल आपका ब्रिटेन ही नहीं था, पोर्तुगीज़ भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, जो इसमें मेंशन नहीं है। आपको केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देखना है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आपके मेकर्स थे, जो एंड में पावरफुल बन के इमर्ज होकर के आए ना, वो ब्रिटेन की ही कंपनी थी। तो पहली जो इंग्लिश शिप थी ना, जो अफ्रीका के कोस्ट तक पहुंची थी, ठीक है, जो कि केप ऑफ गुड होप उसको नाम दिया गया था, जहां पर पहली शिप इनकी पहुंची थी, उसको ऑलरेडी पोर्तुगीज ने डिस्कवर कर लिया था। यानी पोर्तुगीज थे जिन्होंने सबसे पहले भारत तक आने वाले रास्ते को डिस्कवर कर लिया था। उसी समय ही इस जगह को नाम दे दिया गया था केप ऑफ गुड होप, ठीक है। बाद में जब ये कंपनी भारत के अंदर पहुंची तो इसने भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली और अपना बेस कहाँ बनाया, गोवा को बनाया। लेकिन किसने बनाया? पोर्तुगीज ने बनाया, इंग्लिश ने नहीं। पोर्तुगीज ने अपना बेस गोवा के अंदर बनाया, ठीक है। उसके बाद जो वास्को डी गामा थे, जो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने पोर्तुगीज ऐसे व्यक्ति जो पोर्तुगीज थे और जिन्होंने भारत तक आने का रास्ता खोजा था। कब खोजा था बेटा? 1498 में, अंडरलाइन कर लीजिए। वास्को डी गामा ने भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा था 1498 में, जो कि अर्ली 17वीं सेंचुरी में। उसके बाद क्या आए? डच आए। डच ने भी रास्ते को खोजा, इंडियन ओशियन तक पहुंचे। उसके बाद आपके एंड में कौन आते हैं? फ्रेंच आते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना कंपनीज की, कि हर कंपनी को क्या करना था, यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। सबका इंटरेस्ट क्या था कि यहाँ से सामान को खरीदना है और हायर प्राइसेस पे जाकर के ब्रिटेन में बेच करके सामान से फ़ायदा कमाना है। तो अच्छी क्वालिटी का कॉटन खरीदते थे, सिल्क खरीदते थे भारत से, जिसका यूरोप में बहुत बड़ा बाजार था। यानी यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे यहाँ के कॉटन की और सिल्क थी। और साथ के साथ क्या क्या, पेपर, ग्लोव्स, ठीक है, उसके बाद कार्डेमम, सिनेमन, इन सब की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कंपटीशन जो था यूरोपियन कंपनीज के बीच में चल भी रहा था, क्योंकि वो यहाँ से सामान लेकर के जाते थे और अपने क्षेत्र के अंदर हायर प्राइसेस पे, प्रॉफिट पे अपना बेच करके प्रॉफिट कमाया करते थे। धीरे धीरे करके आपस में इनमें लड़ाइयाँ हुई, तो धीरे धीरे करके कंपटीशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने खत्म कर दिया। 17वीं-18वीं सेंचुरी तक केवल एक ही पावर थी जो इमर्ज होकर के आई, वो पावर थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी की सब हार करके यहाँ से चली गई थी, ठीक है। तो वो ट्रेड भी कर रहे थे, लेकिन ट्रेड के साथ साथ उन्होंने अपने फोर्टिफिकेशन भी करे थे। यानी कि अपने क्षेत्र को बड़ी बड़ी दीवारों से चारों ओर से घेरा था और उस क्षेत्र के अंदर उन्होंने आर्म्स बनाए थे और बहुत सारी पोस्ट क्रिएट करी थी, ठीक है। तो जो 45 सेटलमेंट था, इससे उन्होंने क्या करने की कोशिश करी थी, लोकल रूलर्स के साथ बीच में कॉन्फ्लिक्ट करवाते थे, उन लोगों को आपस में लड़वा देते थे और खुद अपना प्रॉफिट कमाते थे। पॉलिटिक्स से अपने आप को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो सेपरेट नहीं कर पाए थे। पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो गए थे, जबकि वो आए किस मकसद से? केवल ट्रेडिंग के पर्पज से थे, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड कहाँ पर शुरू करा? बंगाल में शुरू करा। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर खोली? हुगली नदी के किनारे खोली। कब खोली? 1651 में, अंडरलाइन कर लीजिए। फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है वो कब खोली गई है? 1651 में खोली गई है। और कहाँ पर खोली गई है? हुगली के अंदर खोली गई है, ठीक है ना। कंपनी जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड करते थे ना, उनको क्या कहते थे? उनको कहते थे, तो बेटा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? आपने अंडरलाइन किया, हुगली में खोली 1651 में। और पता है, जो आपकी कंपनी में जो ट्रेड करने वाले लोग होते थे ना, उनको फैक्टर बोलते थे। जो ट्रेड करते थे ना, कंपनी ट्रेडर्स, उनको फैक्टर बोलते थे, ठीक है। तो जो फैक्ट्री होती थी उनमें क्या होते थे? वेयर हाउस होते थे। यानी कि जो सामान वो खरीद रहे हैं भारत से, उसको वो जहाँ पर स्टोर करके रख रहे हैं, उस जगह को क्या बोलते थे? वेयर हाउस, है ना। जैसे कि अगर उन्हें एक्सपोर्ट करना हो तो उस वेयर हाउस में से सामान लेकर के चले जाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। वहाँ पे वो अपना सामान स्टोर करते थे और अपनी वो ऑफिस भी बनाते थे वहीं पर आसपास ही। तो ट्रेड को उन्होंने धीरे धीरे करके अपना एक्सपेंड करा। पहले कंपनी केवल मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उन लोगों के अंदर, धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोली और 1696 तक उन्होंने अपने बड़े बड़े फोर्ट्स को बनाना, सेटलमेंट्स को बनाना भी शुरू कर दिया। 2 साल के बाद उन्होंने, एक मुगल ऑफिशियल था जिसको उन्होंने रिश्वत दी और कंपनी ने जमींदारी राइट्स ले लिए 3 गाँवों के। और वो कौन कौन से 3 गाँव थे? कालीकता था, ठीक है ना, सूतानाती था और गोविंदपुरा था। आपके में केवल कालीकता नाम डाला हुआ है और इस कालीकता को ही आगे जाकर के कोलकाता के नाम से जाना जाएगा, जिसको कंपनी ने जमींदारी राइट्स के रूप में अडॉप्ट कर लिया था 1698 में, ठीक है। और ये फरमान जारी किसने किया था? मुगल एम्परर औरंगजेब ने। क्योंकि मैंने आपको बताया औरंगजेब कब मरे थे? 1707 में। और ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है आपका? 1698 का। तो इस समय औरंगजेब आपके रूल कर रहे थे, जिस समय इन्होंने कलकत्ता के लिए जमींदारी राइट्स लिए थे कि हमें कलकत्ता दे दो, हमें कलकत्ता में शहर बनाएंगे। तो कलकत्ता को बनाने वाले कौन थी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1696-98 के बीच में, ठीक है। और इससे इन्हें फरमान क्या मिला था? औरंगजेब ने फरमान क्या दिया था कि आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का अधिकार है। यानी कि फर्रुखशियर से पहले औरंगजेब जो था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दे चुका था, परमिशन दे चुका था कि आप यहाँ पे बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी जो थी अपना कंटिन्यू ट्रेड कर रही थी, ठीक है ना। लेकिन वो क्या कर रही थी? औरंगजेब के फरमान का फ़ायदा उठा रही थी।
यानी कि औरंगजेब ने जो फरमान दिया था वो केवल कंपनी को दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे और जो वर्कमैन थे वो सब भी इस बात का फायदा उठा करके अपना प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उन्हें भी ड्यूटी ना देनी पड़े, है ना। उन्होंने भी ड्यूटी देने से मना कर दिया, ठीक है। तो इससे बंगाल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि बंगाल के पास, सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है, और कंपनी टैक्स दे नहीं रही है, ऑफिशियल्स भी टैक्स दे नहीं रहे हैं, तो बंगाल के लोगों के पास में पैसा, बंगाल के राजा के पास में पैसा नहीं आएगा और बंगाल का राजा नाराज हो जाएगा, जिसका नाम क्या था, मुर्शिद कुली खां था। फरमान का मतलब क्या होता है, किसी भी राजा के द्वारा दिया गया कोई भी ऑर्डर फरमान होता है, ठीक है।